नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मिनी टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा टेस्ट हल करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। एक मैं बात बताता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखें तो दो बातें ध्यान में रखें। पहली बात यह है कि यहाँ पर क्या लिखा है। कभी कभी ये वाली लाइन यहीं आगे जोड़ दी जाती है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है या गलत है। ठीक, तो आप कभी यहाँ भी देख लें और यहाँ भी देख लें। अगर कूट वाला बना है तो यहाँ लिखा होगा। और यहाँ देखें क्या पूछा गया है, सही है कि सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ मिल गया, हाँ सही नहीं है, तो सिर्फ लगने से कुछ नहीं होगा। इसको तुरंत ऐसे गोला करिए। इसके बारे में मैं अक्सर कहता रहूँगा, आगे भी कहूँगा, क्योंकि ऐसी गलतियाँ होती हैं। प्रश्न आपको आ रहा होता है, एकदम आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन इसकी वजह से कभी कभी गलती हो जाती है। अगर लिखा है असत्य या कौन सा सही नहीं है तो तुरंत उसे गोला करिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में रहे। वरना ये कथन पढ़ते पढ़ते कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। चलिए, तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है लाओस, थाईलैंड, म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा कथन है अराकान योमा बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। और तीसरा, इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। कौन सा सही नहीं है। अब पहला कथन देखिए, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार जो हैं वो स्वर्णिम त्रिभुज में, गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं कि नहीं है। आपको पता है कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है। यहाँ से मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं, कई बार सीधे पूछे गए हैं, कई बार इनडायरेक्ट तरीके से पूछे गए हैं। आपको पता होना चाहिए। खैर, अभी हम इस पर बात करेंगे। पहले हम इस देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका जो सही उत्तर है, पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो आप देखिए, जो अगर आपने पढ़ा होगा तो पहला कथन आपको पता चलेगा कि सही है। अगर सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये सही है, तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब ये तो सही होगा ही, ये भी सही है, ये भी सही है, कौन सा सही नहीं है। अपने आप आंसर मिल गया कि जहाँ ये होगा वहाँ पे तो कथन तो सही है ना। मान लेते हैं तीसरा गलत हो सकता है, लेकिन एक तो सही है ना। यहाँ भी एक सही है, यहाँ भी एक सही है, तो जब एक सही है तो हम इसको मान ही नहीं सकते कि ये वाला होगा ऑप्शन। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया। अब वापस आते हैं इस पर। मैं बात कर रहा था गोल्डन ट्रायंगल की। मैं यहाँ पे एक रफ चित्र बना देता हूँ भारत का, ऐसे, ठीक है। इधर कहीं पे आप देखेंगे मैप में, यहाँ कहीं लाओस, थाईलैंड, म्यांमार है, और इधर आप देखेंगे पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये सब देश हैं। ठीक, इधर है गोल्डन क्रीसेंट और यहाँ है गोल्डन ट्रायंगल। ये क्या है? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है। देशों को मिला करके ऐसा कहा गया। ऐसा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पर नशीले पदार्थों का उत्पादन, यूँ कहे अफीम का जो है उत्पादन ज़्यादा होता है, और वहाँ से हमारे यहाँ सप्लाई होती है। और एक समस्या, एक चिंता की बात है, यहाँ से भी हमारे यहाँ पंजाब में देखिए, इधर नशा वगैरह क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि बाहर से यहाँ पर सप्लाई होती है। एक कारण ये भी है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भौगोलिक तौर पर भी देखें, इंपॉर्टेंट है, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये तथ्य आपको जानना चाहिए। कभी मेंस में क्वेश्चन लिखने को मिला तो ये चित्र इस तरह से आप बनाएं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो पूछा गया है कि क्या ये गोल्डन ट्रायंगल में है। जी बिल्कुल है। अब जाकर देखिए, गोल्डन ट्रायंगल को सर्च करिए, या फिर ऐसे भी इन देशों को देखेंगे तो ये सब पास पास में ट्रायंगल बनाएंगे, आप दिख जाएगा। तो ये कथन सही हो गया। दूसरा कथन क्या है, अराकान योमा बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। जी नहीं, ये बांग्लादेश की नहीं है। अगर मैं फिर से ऐसे बना दूँ रफ चित्र भारत का, यहाँ आप देखेंगे इधर कहीं अराकान योमा है। भारत और म्यांमार की सीमा पे आप कह सकते हैं, जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है हमारा और म्यांमार है, उधर अराकान योमा श्रेणी है। तो ये गलत है। इरावदी नदी म्यांमार में बहती है और उसकी जीवन धारा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इरावदी नदी के बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। यहाँ एक डॉल्फिन पाई जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आया है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो उत्तर हो गया वो फिलहाल 2 है। बात समझ में आ गई। चलिए, इसका हाँ यही हुआ। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा कथन है, दूसरा प्रश्न है। इसमें पहला कथन क्या कह रहा है, एक बार देख लीजिए क्या पूछा गया है, सही या गलत। तो सही पूछा गया, ठीक है। कार्बी एंगलोंग, कार्बो एंगलोंग भी लिखा रहता है, मेघालय का पठार तथा राजस्थान के प्रायद्वीपीय खंड का तथा राजस्थान भारत के प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। अब इस पर बात करेंगे। दूसरा कथन, भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ओके। और तीसरा कथन है कि बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण बनाती है। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ, वो अधिकांशतः ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं।
ये 3 कथन आपके सामने हैं, पूछा गया है, बताइए कौन सा कथन सही है। कंसेप्चुअल भी है और फैक्चुअल भी है। जो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही हैं। कार्बी आंगलांग देखेंगे, मेघालय का पठार आप देखिए मैप पर, और राजस्थान का मैं थोड़ा सा फिर से रफ चित्र बना देता हूँ, ठीक है। ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत है, इधर की बात हो रही है, इधर है, ठीक है, मेघालय ये सब, और बाकी राजस्थान इधर है। तो कहा जा रहा है कि ये प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार, ये असली हिस्सा भारत का ये है, प्रायद्वीपीय खंड है, ठीक है। इसी में से टूट के ये इधर थोड़ा हो गया, थोड़ा सा ये इसका यहाँ भी क्रैक है, तो यहाँ पे भी एक प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा। मुख्य परीक्षा में पूछा गया था एक बार कि आप बताइए, एक तरह से साबित करना था, फैक्ट देने थे कि ये जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है, ठीक है। उसमें कई सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसको मेंस में, ठीक है। प्री में भी जब इस तरह के टॉपिक की बात होगी तो मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना जानिए कि इसी का हिस्सा इसी से टूट के निकला है। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिए अवशिष्ट पहाड़ी का मतलब ये है, जैसे ये पहाड़ी थी शुरू में, धीरे धीरे इसका जो है अपर्दन होता गया, अभी फिलहाल छोटी पहाड़ी हो गई, इस तरह की हो गई है। पुरानी पहाड़ियाँ हैं तो अवशिष्ट पहाड़ियाँ ही हैं, ठीक है, सही बात है। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं अधिकांशतः आप देखेंगे कि ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ, जैसे अभी फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये भारत हो गया, इधर बहने वाली नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, इधर बहने वाली नदियाँ निर्माण क्यों नहीं करती। इसका भी कारण है, कारण ये है, जैसे मान लीजिए इसी को एक प्लेट माना तो इस तरह से ढाल है, पूरब की ढाल है, ये जो ढाल है ना थोड़ा सा ठीक ठाक है, स्लोप इसका उतना तीव्र नहीं है जितना कि इधर है, यहाँ डायरेक्ट ढाल है, यहाँ पे पश्चिम की ओर इधर, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो डायरेक्ट जाकर समुद्र में मिल जाती हैं और डेल्टा नहीं बनाती, उनके साथ जो मलबा बह के आ रहा है वो सीधे समुद्र में चला जाता है। यहाँ पे ढाल थोड़ा सा कम है तो धीरे धीरे वो मलबा यहाँ इकट्ठा होता रहता है और डेल्टा बन जाता है, ठीक है, ये एक कारण है, बहुत सारी बातें और भी हैं। तो ये भी सही है, तीनों कथन सही हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय प्रदेश नाइस तथा ग्रेनाइट से बना है, ठीक, ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भारत की जो बनावट है, जिस तरह के शैलों से बना है भारत, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है ग्रेनाइट और नाइस से बना है। प्रायद्वीपीय भंडार जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार अभी हमने बनाया था ना चित्र, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था। और तीसरा कथन जो है, पेंगोंग सा और सोमरीरी झीलें हिमाचल प्रदेश में है। इनमें से कौन सा कथन सही है। मैं आपको एक बार कूट दिखा देता हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए कूट बने हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। अब वापस आते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो एक चीज़ आपको पता है या नहीं पता है तो जान लीजिए, जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला, ये बहुत पुराना हिस्सा, ओरिजिनल भारत यही है। बाद में क्या हुआ, जब इधर रशियन प्लेट जो थी वहाँ से टकराया, यहाँ पे जो गर्त थी, टेथी सागर था, वहाँ से हिमालय बना, फिर वहाँ से चीज़ें जो है नदियाँ बनी, ये बहा के लेके आई मलबा वगैरह, तो उत्तर भारत बना, मैदानी क्षेत्र बना, लेकिन असल यही था। तो ये जो है ना, ये पुरानी शैलों से बना है, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट और नाइस ये सब शामिल होता है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था। ये आपको शायद थोड़ा समझने में दिक्कत हो। जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी, इसको अलग अलग प्लेटों में बांटा गया है, ये परतें हैं, प्लेटें हैं, ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा करके तैर रही हैं, ठीक है। इन्हीं प्लेटों पे जैसे कुछ हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, कुछ ऊपर है, जो ऊपर हिस्सा है उसको हम महाद्वीप कह देते हैं, बड़ा सागर हिस्सा है तो, और बड़ा वाला पानी का हिस्सा है उसको महासागर कह देते हैं, छोटे छोटे जो हिस्से निकले हुए हैं उनको द्वीप कह देते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटें बनी हुई हैं। जब प्लेट टेक्टोनिक हम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है, ऑस्ट्रेलियन हिस्सा, और इंडिया का जो हिस्सा, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलिया हिस्सा है, उसी का ये भाग था प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो ये भी सही है। बाकी तीसरा जो कथन है, ये पेंगोंग सा और सोमोरिरी झीलें हिमाचल प्रदेश में है, ये गलत है। ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, वैसे भी ये झीलें अक्सर चर्चा में रहती हैं, खासतौर से ये कुछ सालों से ज़्यादा चर्चा में थी। तो अगर आप कुछ साल पहले इस प्रश्न को देख रहे होते तो यह हिमाचल प्रदेश की जगह जम्मू कश्मीर होता। अभी फ़िलहाल देखेंगे तो पता चलेगा कि ये लद्दाख में है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया ना अलग अलग। तो इस हिसाब से देखेंगे तो तीसरा कथन गलत हो गया, पहला और दूसरा सही हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ आप ये जान जाते कि तीसरा गलत है तो ऐसे ही आ जाते आप, ठीक है, आपका 50% हो जाता। बाकी ये अगर आपको पता होता तो ऐसे भी कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या, बाकी यहाँ पे देख लीजिए,
हाँ ठीक बताया ना मैंने, हाँ। प्रश्न संख्या 4, अब ध्यान से देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। भारत में नदियाँ कौन कहाँ से बह रही हैं, यूपीएससी भी खूब क्वेश्चन पूछती है, पीसीएस में भी आ रहे हैं। विचार करना है कि ये नदियाँ जो हैं, 5 नाम दिए गए हैं, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, घाघरा। कहा जा रहा है कि कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। बड़ा माइन्यूट सा एक डिटेल आपको चाहिए, इसमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए, हाँ यहाँ ज़रा देखिए, कूट बनाए गए हैं, एक बार फिर से वापस जाके स्क्रीन उसको पॉज करके देख लीजिए, वो आंसर दिख गया खैर कोई बात नहीं। पूछा गया था कि कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, ये 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। एक बार मैप देखेंगे तो पता चलेगा। कई लोगों को यमुना में दिक्कत हो सकती है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये हिमाचल प्रदेश है और इधर थोड़ी सी सीमा यूपी की इधर लगी है, तो इधर से थोड़ा सा ऐसे करके वो नदी आती है, ठीक है। तो आप उसे देखेंगे, पता चल जाएगा आंसर। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जनजातियों पे 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है सीधा फैक्चुअल कि ये जनजाति कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उसकी विशेषता क्या है। इस तरह का क्वेश्चन हर जनजाति से नहीं आता। जैसे टोडा से पूछा जा सकता है, साउथ में आप जाएंगे तो, मेघालय की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ से नागा जनजातियाँ हैं और कुछ और हैं, रियांग जनजातियाँ, वहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह की एक जनजाति है इधर उत्तर भारत में, उत्तर की ओर। देखिए ज़रा, यह ऋतु प्रवास करती है, ऋतु के अनुसार, गर्मी और जाड़े के अनुसार ये प्रवास करती है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री वाली, वहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से भारत के एग्जाम्पल लेके भी बताया गया था कि यह ऋतु प्रवास किस तरह से होता है। ये खानाबदोश जनजातियाँ हैं। तीसरा जो कथन है, यह ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चले जाते हैं तथा शरद ऋतु में घाटियों पर लौट आते हैं। क्योंकि गर्मी के टाइम पे नीचे घाटी में जो है गर्मी बढ़ जाती है, तो ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर ठंडा रहेगा ठीक ठाक, और शरद ऋतु में जो है ठंडी के टाइम पे ऊपर ज़्यादा ठंडी होगी तो नीचे आ जाते हैं। अब पूछा गया कि ये जनजाति कौन सी है। आपके पास ये जो है क्या कहते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नागा जनजाति, दूसरा है भील, तीसरा भोटिया और चौथा है थारू जनजाति। एक बात बताऊं, यहाँ पे तो ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन होगा सी। लेकिन जब आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की जनजातियों को देखेंगे तो सिर्फ भोटिया नहीं, बहुत सारी और भी जनजातियाँ जो ऋतु प्रवास करती हैं। इस प्रकार के ऑप्शन में फ़िलहाल जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी, और सी यहाँ पे बाकी चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं, जो घास के मैदान हैं, बुग्याल इनको कहा जाता है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे चलिए। मानसून विच्छेद, ठीक है। मानसून की समय की वह स्थिति है जब 1 या 2 अथवा कई सप्ताह वर्षा न हो। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, हालांकि इस साल तो बारिश हो ही नहीं रही है ठीक ठाक, तो बारिश होगी और कुछ दिनों के लिए बारिश होगी ही नहीं, धूप निकल जाएगी, उमस बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। उसी को मानसून विच्छेद कहा जाता है, ठीक है। अब इस मानसून विच्छेद की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, उस पर क्वेश्चन भी एक आया था यूपीएससी प्री में इस बार। कई लोग उस वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम पता नहीं उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था, कि कह रहे थे कि सर आपकी ट्रिक से एक को क्वेश्चन नहीं आया, कुछ नहीं आया, फालतू का बेवकूफ़ बना रहे हो। बाद में मैंने सबूत वाली वीडियो बना दी कि देखिए यहाँ से 12 क्वेश्चन आए हैं। ठीक इसी तरह से अगर सिर्फ ये ट्रिक आपको दिमाग में होता आपके, तो आप उन 12 प्रश्नों के सही सटीक उत्तर खोज सकते थे, ठीक है। और ऐसे नहीं, मैंने हवाबाजी नहीं की थी, मुझे पैटर्न का पता है, इसीलिए मैंने ये बात बताई थी। क्वेश्चन आ गए। और उसमें एक ट्रिक ये भी था, ठीक है, कि जब भी भूगोल से, पर्यावरण से या विज्ञान से इस तरह के कोई प्रश्न बनते हैं कि इसका क्या प्रभाव है, कौन कौन सी चीज़ें इसको प्रभावित कर रही हैं, तो आप मान के चलिए कि वो चारों के चारों विकल्प सही हैं। 99% संभावना है कि सही है। यूपीएससी का किसी भी साल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ठीक है। 1% संभावना है कि यूपीएससी आपके साथ खेल जाए, लेकिन 99% संभावना, अगर ये पूछा गया है कि कौन से कारक उत्तरदायी हैं, कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, मैं विषय बता रहा हूँ, पर्यावरण, भूगोल या साइंस, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, ये भूगोल का क्वेश्चन है, एक तरह से मैंने आंसर बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ट्रिक बहुत काम आती है। तो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। तापमान का प्रतिलोपन, ये भी एक कारण होता है। उष्णकटिबंधीय अवदाबों की आवृत्ति में कमी हो जाना, ये भी एक
कारण होता है, और ITC-Z की स्थिति ये भी एक कारण होता है। मानसून मैंने पढ़ा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और इन सब के बारे में मैंने बात की है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, टॉप 300 वाली लिस्ट में जाकर देखेंगे। और यहाँ बताने लग जाऊँगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसके सारे विकल्प सही हैं। 1 मिनट रुकिए। फिलहाल उसका ऑप्शन आपने देख लिया, यहाँ पे उत्तर डी सही है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। अब थोड़ा सा आप मुस्कुरा सकते हैं ये देख के, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे अभी हमने क्वेश्चन हल किया है, मैंने ट्रिक भी बताई है। निम्नलिखित में से कौन से बल पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करते हैं? पहला बल है दाब प्रवणता बल, दूसरा है घर्षण बल, तीसरा है कोरियालिस बल। इसका क्या आंसर हो सकता है? निश्चित रूप से ये आंसर होगा। अभी मैंने इस बारे में बात की, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये छोटा छोटा है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, दाब प्रवणता बल का मतलब सिंपल सा ही है कि एक जगह ये है, एक जगह ये है। अब क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ से हवा जो है ऊपर उठती है। हालांकि लो प्रेशर होने की वजह से हवा ऊपर नहीं उठती, हवा के ऊपर उठने की वजह से लो प्रेशर होता है। अब ऊपर उठने के कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे जगह खाली हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हवा अगर उतर रही है नीचे तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो इसकी वजह से भी एक बल इस दिशा में काम करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर है और इस वजह से हवा इधर बहने लगेगी। घर्षण की वजह से वेग प्रभावित होता है। कहीं जगह कोई खाली है तो वहाँ पे हवा आराम से बढ़ेगी आगे, पेड़ पौधे हैं, घर वगैरह बने हैं तो उसका वेग प्रभावित होगा। कोरियालिस बल के बारे में हमने पढ़ा ही, आपने भी पढ़ा है कि इसकी वजह से जो है हवाएं अगर उत्तर दिशा में बढ़ रही हैं तो किधर मुड़ेंगी, दक्षिण दिशा में बढ़ेंगी किधर मुड़ेंगी। इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट आपको मिली है उसमें बताया भी क्या है, ठीक है। ये तीनों प्रभावित करती हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पे। 8वां प्रश्न है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाल तथा स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरिया कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? भूगोल में ऐसे कई उपनाम दिए गए हैं समूह, जैसे नार्डिक देश भी आपने नाम सुना होगा, नार्डिक देश, ठीक है। ऐसे कई सारे नाम हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। मैं आपको PDF नोट में दे भी दूंगा, ऐसे बना के ना एक चार्ट बना के कि जैसे इसके स्कैंडिनेवियाई देश हैं, इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं, नार्डिक देशों में कौन से शामिल हैं, अफ्रीका में ऐसे कुछ ग्रुप बने हुए हैं, एशिया में भी हैं, उन सबको मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल ये बताइए, अगर आपको पता है, आपने याद किया है, पढ़ा है तो जान जाएंगे, अदरवाइज़ कठिन क्वेश्चन है। दोनों कथन सही हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क इनको स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जानते हैं। पुर्तगाल और स्पेन को आइबेरिया कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया गया है। 9वां क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस बात की डिमांड कर रहा है कि आपको मैपिंग की जानकारी है कि नहीं, यूरोप के देशों को आप देख रहे हैं कि नहीं। मैंने बताया था आपको कि अगर आप मैप को तैयार करना चाहते हैं तो सिंपल तरीका ये है कि आप फ़ोन पे बात करते हुए, अगर चाय पीने के शौकीन हैं तो चाय पीते हुए, या गाना सुन रहे हैं गाना सुनते हुए, सामने बस मैप रखा हुआ, आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, दिमाग अपना काम करेगा, उस चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहेगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। ये बहुत काम आता है कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए, या आप हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया की बात हो रही है तो आप अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है और कहाँ पे ये घटना हुई होगी, ठीक है। तो वो आसान हो जाता है। पूछा गया है कि कौन जो है, ये जो नदी है डेन्यूब नदी, किन राजधानियों से होकर गुजरती है? यूरोप के देशों की राजधानियाँ हैं ये, ठीक है। अगर मैं आपसे बताऊं कि जो पेरिस है वहाँ से ये नदी नहीं गुजरती, ठीक है। पेरिस किसकी राजधानी है? जाकर देखिए, आप देखेंगे कि पेरिस किनारे है और उसके काफ़ी दूर से जो है डेन्यूब नदी निकलती है। आपको एक और काम करना चाहिए, देख लीजिए कि ये नदी जाकर गिर कहाँ रही है। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, कैस्पियन सागर, काला सागर, जाकर देखिए कहाँ गिरती है, ठीक। क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है? ये भी जो सोचिए। फिलहाल अगर दूसरा ऑप्शन को आप कैंसिल कर देते हैं तो ये विकल्प नहीं हो सकता, ये विकल्प नहीं हो सकता। आपके पास बचे ये। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या बाकी चीज़ आपने पढ़ी है। अगर पढ़ा होगा तो जान जाएंगे कि इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए उत्तर दिया गया है, 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। आप चाहें तो ये इसको याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और PCS टाइप के क्वेश्चंस जो PCS में बनते हैं वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। UPSC भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है, अगर देखेंगे UPSC के क्वेश्चन उठा के तो आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन UPSC भी पूछती है। अच्छा, अब क्वेश्चन 10वां है आपके सामने। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? अच्छा,
4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कि हिमालय के गिरिपद से यह कामेंग के नाम से निकलती है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों दिबांग तथा सिकांग और लोहित के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय प्रबंधन के लिए जानी जाती है। पढ़ लिया आपने। एक बात देखिएगा, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस में जाकर देखिए, नदियों से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कम से कम आपको 4 या 5 क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे। पिछले अगर 10 सालों का पेपर अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके, फिलहाल देखिए, इसमें जो पहला कथन है ये गलत है। अब ये कैसे जानेंगे? मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन हल कराया था, उसमें बताया था कि ये कुछ नदियाँ, इनकी सहायक नदियों के बारे में जानिए। जो मैंने आपको पीडीएफ नोट दिए उसमें भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की जिक्र की गई है, मतलब उनका जिक्र है, उनके बारे में नोट है। तो आप जानेंगे कि जो कामेंग नदी है ये इसकी एक सहायक नदी है। और क्या कहा गया है कि हिमालय के गिरिपाद से यह कामेंग के नाम से निकलती है? नहीं, ये इसकी सहायक नदी है। पूछा गया था कौन सा असत्य है। अब यहाँ पे एक और ट्रिक समझ लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल गया, आप डिट्टो 100% मतलब श्योर हैं कि यही होगा, तो आप चाहें तो ये बाकी चीज़ें नहीं भी पढ़ सकते। खास तौर से इस तरह के प्रश्नों में कि कौन सा कथन असत्य है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये असत्य है, तो आगे भी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर पूछा गया है सेम इसी फॉर्मेट में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो एक काम देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना और पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य, मतलब कौन सा कथन सही है, तो पढ़ते जाइए और देखिए कौन सा कथन गलत है। अगर ये गलत है, ये गलत है, तो इसको एक बार पढ़िए, काट दीजिए, उसके बाद उस पर विचार ही मत करिए, क्योंकि वो तो गलत है ना, हमसे सही पूछा गया है। इससे आंसर खोजना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, फिलहाल ये इसका आंसर है कि जो है ये कथन गलत है, ए। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप समझ सकते हैं। अब आगे जो है टेस्ट 4 अगले दिन हम देखेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।